नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो। भारत और वैश्वीकरण यानी कि जो हमने चैप्टर पढ़ा है वैश्वीकरण के बारे में, वैश्वीकरण की विशेषताओं के बारे में, वैश्वीकरण के अलग अलग प्रभावों के बारे में, और ये भी हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियोज़ में जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखी है कि कौन कौन से क्षेत्र पर, कौन कौन से स्तर पर वैश्वीकरण का विरोध भी हो रहा है। अब भारत और वैश्वीकरण का क्या संबंध है, या भारत वैश्वीकरण को किस तरह से देखता है, उस वैश्वीकरण में उसकी क्या भूमिका रही है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है भारत और वैश्वीकरण के ऊपर टिप्पणी करने के लिए। मैंने 4 नंबर में ही आंसर लिखा है। तो आपको जैसा मैंने बताया था कि भारत या पूरी दुनिया वैश्वीकरण के दौर में तो थी ही, है ना, कम स्तर पर लेकिन थी ही। जैसे कि पुराने आज से 500 साल पहले, आज से 800 साल पहले भी वस्तुओं का लेन देन होता था आपस में, देशों के बीच में पूंजी का लेन देन होता था, लोगों की आवाजाही होती थी। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो बड़ी मात्रा में जो है अफ्रीका से जो है स्लेव को उठा के, यानी कि दासों को उठा के जो है अमेरिका की तरफ लेके गए। तो लोगों की आवाजाही भी होती रही है। इसी तरह से भारत भी जो है सदियों से दुनिया के साथ व्यापार करता रहा है। पूंजी, वस्तुओं, व्यापार और लोगों की आवाजाही होती रही है। ये वैश्वीकरण की आप कह सकते हो शुरुआत में ही। हालांकि वैश्वीकरण हम कहते हैं 1991 के बाद, क्योंकि उसमें इन सब चीज़ों में, इन सब प्रक्रियाओं में, इनके प्रभावों में तेजी आ गई है 1991 के बाद, इसीलिए हम वो डेट को लेकर चलते हैं। दूसरी बात क्या है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर में भारत जो है, ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर यानी कि जो 1945 और उससे पहले का जो लगभग 200 साल आप कह सकते हैं कि वो जो दौर था ब्रिटिश औपनिवेशवाद का, कंपनी के आगमन के बाद का, उसमें भारत जो है कच्चे माल का निर्यातक हो जाता है और तैयार वस्तुओं का आयातक हो जाता है। कच्चे माल का निर्यातक मतलब जैसे कि कपास, नील या अन्य प्रकार के जो कच्चे माल हैं जो ब्रिटेन में या यूरोप में उनकी फैक्ट्रियों के लिए काम आते थे। भाई जीन्स बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए कपास चाहिए, तो हमारे यहाँ से कच्चा माल के रूप में कपास जाता था, वहाँ कपड़ा बनता था, और फिर वही कपड़ा जो है हमारे यहाँ पे तैयार वस्तु के, शर्ट बना के, पैंट बना के, कोई भी चीज़ बना के तैयार वस्तु के रूप में वो आ जाती थी। यानी कि भारत जो है अपने यहाँ से कच्चे माल का निर्यात करता था और तैयार वस्तुओं का ब्रिटेन या यूरोप के देशों से आयात करता था, आयातक था। ठीक। आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद भारत ने सीख ली, भारत ने समझा कि ऐसे चलने नहीं वाला है। अगर हमें अपने यहाँ विकास करना है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपने उद्योगों को बढ़ावा देना है, तो दूसरों देशों के ऊपर जो हमारी निर्भरता हो गई है कि हम हर चीज़ के लिए जो है दूसरों देश के ऊपर निर्भर हैं, कपड़े के लिए या किसी भी अन्य चीज़ों के लिए, वो निर्भरता हमें खत्म करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो आज़ादी के बाद भारत ने दूसरे देशों पे अपनी निर्भरता को कम करने के लिए फैसला लिया और इसके लिए उसने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। अब संरक्षणवाद क्या है? संरक्षणवाद का मतलब यह है कि अपने यहाँ के उद्योगों को संरक्षण देना। कैसे देंगे हम संरक्षण? भाई देखो, हमारे यहाँ का, हमें पता था कि हमारे यहाँ की जो कपड़े हैं, हमारे यहाँ का जो जूता है, हमारे यहाँ का जो अलग अलग वस्तु हैं, उनकी क्वालिटी और ब्रिटेन की जो क्वालिटी है वो उसमें फ़र्क है। हमारे यहाँ की क्वालिटी ख़राब है, तो हमारे यहाँ कोई बंदा क्यों खरीदेगा? और दूसरी तरफ हमारे यहाँ हर चीज़ हाथ से बन रही थी, तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा आ रहा था, महंगी बिकती थी, तो भी क्यों खरीदेगा? तो ऐसे में सरकार ने सोचा कि बाहर से जो वस्तु आ रही है उन पर रोक लगा दो, यानी कि उनके आयात पर, बाहर से जो वस्तु आ रही है उसे हम आयात ही नहीं कर पाएंगे, हमारी कोई कंपनी, हमारे यहाँ का कोई दुकानदार आयात ही नहीं कर पाएगा, तो उसके आयात पर रोक लगा दो। इससे होगा क्या कि बाहर से कोई वस्तु आएगी नहीं और फिर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ की फैक्ट्री में बना हुआ सामान ही खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा? हमारे यहाँ की फैक्ट्री ग्रो करेगी, उसमें वृद्धि आएगी और इस प्रकार से जो देश की जीडीपी है वो बढ़ेगी। तो वैश्वीकरण का एक वो भी दौर है कि भारत ने किस तरह से वैश्वीकरण को प्रभावित किया कि बाहर से आने वाले हर वस्तुओं के ऊपर लगभग रोक लगा दी, एक कोटा फिक्स कर दिया कि इस इतने से ज़्यादा आप नहीं मंगा सकते। तो संरक्षणवाद का क्या अर्थ है? संरक्षणवाद का अर्थ है कि घरेलू उत्पादकों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए, बाहर के कॉम्पिटिशन से बचाने के लिए आयात करने की अनुमति ना देना, हमारे यहाँ के लोगों को आयात करने की अनुमति ना देना। आयात करने ना देने का मतलब है कि बाहर से जो हम मंगाते हैं उसे आयात करना कहते हैं। अच्छा, अमेरिका अगर हमारे यहाँ कोई सामान बेचने आएगा तो वो अमेरिका के लिए निर्यात होगा, उसके लिए वो एक्सपोर्ट होगा, हमारे लिए वो इंपोर्ट होगा। तो मैंने हमारे लिए के हिसाब से लिखा है आयात, इंपोर्ट। 1991 के बाद जो दौर आता है, जो चौथा फेज आ गया, 1991 के बाद जो है
आप देखें कि भारत के सामने आर्थिक संकट होता है, भारत की जीडीपी बहुत कम होती है, आर्थिक समृद्धि दर बहुत कम होती है, भारत के सामने मुद्रास्फीति का संकट होता है और विदेशी मुद्रा का संकट होता है। भारत के पास इतने विदेशी मुद्रा डॉलर भी नहीं बचते कि वो पेट्रोल खरीद सके। तो इन सब चीज़ों में, जब इन सब संकटों को लेकर जब भारत के सामने जो इतना बड़ा आर्थिक संकट आया 1991 में, 1991 में, तो भारत ने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी। उन्होंने शर्त ये रखी कि हम आपकी मदद तभी करेंगे जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को उदारवादी स्वरूप में बदलेंगे और ही साथ वैश्वीकरण के दौर, वैश्वीकरण से जोड़ेंगे, वैश्वीकरण की नीति को अपनाएंगे, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर की अर्थव्यवस्था के लिए, दूसरी दुनिया जो दूसरे देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था के लिए खोल देंगे। यानी कि अब आप जो है अपने देश में चाइना का माल बेचने से नहीं रोक सकते, अमेरिका का माल बेचने से नहीं रोक सकते। तो ये नीति 1991 के बाद हमने अपना ली। यानी कि आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण हमने 1991 के बाद जो है पूरी तरह से अपना लिया। था वो पहले से ही, लेकिन खुले तौर पे कानूनी नज़रिए से हमने उसे अपना लिया 1991 के बाद। तो ये है भारत और वैश्वीकरण की कहानी, जो 4 फेज में आपको मैंने दिखाई। इसके बाद आप देखिए भारत और वैश्वीकरण तथा उसका प्रतिरोध। भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध, यानी कि भारत ने किस प्रकार से वैश्वीकरण का प्रतिरोध किया। भारत का मतलब यहाँ पे कोई भारत सरकार से नहीं है, भारत का मतलब भारत के लोगों से है कि भारत के लोगों ने किस प्रकार से, या भारत के सामाजिक संगठनों ने, या सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने, या सिविल सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, या उद्योग के मजदूरों ने या किसानों ने किस प्रकार से इसका प्रतिरोध या इसका विरोध किया है। तो भारत में भी बड़े स्तर पर वैश्वीकरण का प्रतिरोध हुआ है, वैश्वीकरण का विरोध हुआ है। अब वामपंथी विचार के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो वामपंथी की जो आवाज़ है, जो वो कहते हैं कि नहीं, वैश्वीकरण से जो है राज्य कमज़ोर होता है, इस वजह से जो है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि राज्य कमज़ोर होता है और इससे जो है गरीबों का कल्याण कम होता है, क्योंकि राज्य जो है अपने गरीबों पे ध्यान नहीं दे पाता, वो बाकी नीतियों में लग जाता है, बाहर की कंपनियों को बुलाने में लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से गरीबों को बहुत नुकसान होता है। तो इनकी जो ये आवाज़ है, ये राजनीतिक दलों ने उठाई। आपको पता है कि वैश्वीकरण का विरोध हमारे यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टीज है उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे किया। तो वामपंथी विरोध को जो है राजनीतिक दलों की आवाज़ मिली। इसके बाद इंडियन सोशल फोरम ने भी इसके विरोध में आवाज़ उठाई है, इंडियन सोशल फोरम ने भी इसके विरोध में आवाज़ उठाई है। और मुंबई में इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया है। दूसरा पॉइंट ये है कि औद्योगिक श्रमिक ने और किसान के संगठनों ने, इन श्रमिक और किसान संगठनों ने भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रवेश का प्रतिरोध किया है, विरोध किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज। क्यों इसका विरोध किया? उनका मानना यह है, किसानों का और श्रमिक संगठनों का, कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी। जैसे श्रमिकों का मानना क्या है कि वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी और उनके कंपनी में सब काम मशीनों से होगा, तो नए रोजगार पैदा नहीं होंगे और हमारा जो है, हमारे यहाँ से जो है कंपनियाँ जो है वो बंद हो जाएगी, तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि वो मशीनें लेकर आएंगी, उनके प्रोडक्ट अच्छे बिकेंगे, हमारे नहीं बिक पाएंगे। इस प्रकार से जो है श्रमिकों को बाहर हटाया जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी छटनी की जाएगी। किसानों का मानना यह है कि क्योंकि WTO जो है क्या कहता है, WTO और भारत का बड़ा पंगा रहता है किसान मामले में। WTO कहता है कि भारत सरकार को कहता है कि आप अपने किसानों को खाद पर या अन्य सामग्रियों पर, जो कच्चा माल है जो खेती में काम आता है, चाहे वो खाद हो चाहे वो बीज हो, इनके ऊपर सब्सिडी मत दीजिए, इससे कंपटीशन कम होता है। आपके यहाँ के किसान सस्ते दाम पे उगा लेते हैं और बाहर वो जो है पूरा कंपटीशन खराब कर देते हैं। तो किसान इसका विरोध करते हैं कि आप WTO की ये बात ना मानें। तो किसान जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इस प्रकार से भी विरोध करते हैं, WTO का विरोध करते हैं। अमेरिका और यूरोपीय फर्म ने एक बहुत नकारा सा काम किया और बहुत गलत या यूँ कहूँ कि बिल्कुल नासमझी वाला काम था कि उन्होंने जिस नीम का इस्तेमाल हम सदियों से कर रहे हैं, वेदों पुराणों में भी लिखा हुआ है, और हल्दी, इसको हम दवाई के रूप में, औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब यूरोपीय और अमेरिकी दवाई के फर्मों को पता चला कि नीम और हल्दी में इतने गुण होते हैं, तो उन्होंने इनका पेटेंट कराने की सोच ली कि हम इसको पेटेंट करा लेते हैं, हम इसकी दवाई बना के बेचेंगे और पूरी दुनिया को बेचेंगे और बाकी किसी कंपनी को इसे बनाने नहीं देंगे। तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और कि पेटेंट आप कैसे करा सकते हैं जिसका हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों द्वारा नींब व हल्दी के पेटेंट कराने की कोशिश की गई और जिसका जो है हम लोगों ने कड़ा विरोध किया। दक्षिणपंथी विचार का क्या है? दक्षिणपंथी विचार इनका ये मानना है कि वैश्वीकरण से हमारी संस्कृति को जो है बहुत नुकसान हुआ है, हमारी वेशभूषा बदली है, हमारा खान पान बदला है और उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इसी तरह से ये त्योहारों को लेकर जो अंग्रेजी त्योहार हैं या यूँ कहो कि जो वेस्टर्न कल जो पश्चिमी त्योहार हैं उनको भी जो है ये अपने संस्कृति में नकारात्मक प्रभाव देने वाले मानता है कि वैलेंटाइन डे जैसा जो है हम लोग नहीं कभी नहीं मनाते थे, लेकिन वो अब जो है भारतीय संस्कृति का एक तरह से हिस्सा हो गया है और वो कहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, इसको हटाना चाहिए, उसको बैन करना चाहिए। और आप देखते हैं कि किस तरह से वैलेंटाइन डे आता है तो वो वीक जो आता है तो किस तरह से कई सामाजिक संगठन जो है उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ये है कुछ वैश्वीकरण के विरोध जो भारत करता है। इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।